अस्सलाम वालेकुम। आज कैसे हैं आप सब। आज से हम फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होते हैं ना, वो होते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, और नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। और उसके सेट में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1 2 3 एंड गोज़ ऑन। उसके बाद जो सेकंड है ना, वो हमारे पास आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जब हम लोग नेचुरल नंबर में ज़ीरो को शामिल कर देते हैं ना, तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। अब जो होल नंबर्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड गोज़ ऑन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, और ज़ीरो आता है। आसान अल्फाज में ज़ीरो, पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर्स हैं और नेगेटिव वाले जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे जो है ना, वो इंटीजर्स में आते हैं। और इंटीजर्स वाले सेट को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पे कैटेगरी आती है नंबर्स की, वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो ये हमारे पास पी बाई क्यू का मतलब है, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, 5 को 6 से कर दूँ, किसी भी नंबर को मैं डिवाइड कर दूँ। अब रैशनल नंबर्स में एक आपके पास ना छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो क्यू होता है ना, ये जो नीचे वाला नंबर होता है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, वो इन्फिनिटी बन जाता है, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। तो सिंपल हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 5/3 है, -2/8 है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सब रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। और जो रैशनल नंबर्स है उसके सेट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो नंबर्स की नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है इर्रेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। पी बाई इन शॉर्ट कि हम लोग उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी जो मेन एक एग्जांपल है ना, वो है पाई, ठीक है। स्पेशली अंडर रूट के अंदर जब हमारे पास वो नंबर आ जाएं जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 जो हमारे पास है, इसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडर रूट के अंदर 4 लिखती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2। ये इसका मतलब सिंपल यही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर इसका एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अंडर रूट 4 जो है वो इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अंडर रूट के अंदर 8 लिख दूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं ना, वो यूनियन होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का। रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, और रियल नंबर के सेट को हम लोग इस वाले आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो डेसिमल जिनके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होता है उनके डेसिमल पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर है 56.592। इसका ये मतलब है, डेसिमल पार्ट का मतलब है कि जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो अगर किसी भी नंबर के डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स होंगे, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, वो कहीं पे रुक जाते हैं, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल है। जो रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं अपने डेसिमल पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 0.2525, या मैं लिख दूँ आपको 0.555। अब ये चलते भी जा सकते हैं और कहीं पे रुक भी सकते हैं। इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, जिनके डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स होते हैं ना, वो रिपीट करते हैं। अब इसके लिए हाथ से भी इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना, उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकते नहीं है डेसिमल पार्ट में, वो चलते जाते हैं, और नॉन रिकरिंग जो रिपीट भी नहीं होते। अब मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है 0.23467801। अब ये इस डॉट्स का मतलब है कि ये वैल्यू चलती जा रही है। अब देखें 2, इसमें ना तो रिपीटिशन है, मतलब नॉन रिकरिंग है, और एक तो ये पॉइंट के बाद वैल्यू रुकी भी नहीं है, चलती जा रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इस तरह के नंबर्स को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन रिकरिंग भी हों, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं।
अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम सॉल्व करेंगे। हमने ये प्रूफ करना है कि जो अंडर रूट 2 है ना वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये बात सपोज करेंगे कि जो अंडर रूट 2 है ना वो एक रेशनल नंबर है। ये बात आपने सपोज की है। अब कोई भी नंबर जब रेशनल नंबर होता है उसका मतलब होता है कि हम उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को p/q के इक्वल कर देते हैं। अब कंडीशन आपने ये सपोज करनी है कि जो q है ना एक तो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो हुआ तो आप इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपने ये बात सपोज की है कि अंडर रूट 2 जो है ना वो रेशनल नंबर है, p/q के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकंड चीज़ जो हमने सपोज करनी है ना वो ये है कि ये जो p/q है ना ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म में होने का मतलब ये होता है कि हम इसकी फर्दर कटिंग नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखती हूँ 4/8। अब आप लोग देखें कि हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 पे कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। इसकी भी फर्दर डिडक्शन हो सकती है, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, ठीक है। लेकिन अब ये जो 1/2 है इसकी फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो हमने भी यहाँ पर ये बात सपोज करनी है कि ये जो हमारा अंडर रूट 2 है ना ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, इसकी फर्दर रिडक्शन मतलब कटिंग नहीं हो सकती। अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर करना है ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए हमने अंडर रूट 2 और p/q दोनों साइड्स पे ले लिया स्क्वायर। 2 तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 इज़ इक्वल टू p² ओवर q²। तो अगर हम लोग q², अब क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल के इस साइड पर आकर q² क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपने इस इक्वेशन को नाम दे देना है 1 इक्वेशन का। अब देखें 2² इज़ इक्वल टू p² जो है ना वो हमारे पास करंट इक्वेशन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसके अंदर 2 का फैक्टर पड़ा हुआ है। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट होती है ना उसके अकॉर्डिंगली ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना इसमें भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसके पास 2 का फैक्टर है। तो ये जो सेकंड वाली है ना तो इसके पास भी सेम फैक्टर होना चाहिए। अब नाउ अब प्राइम नंबर जो है ना वो फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर सिर्फ तब भी होता है जब वो ट्वाइस इन द स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। अब 2 प्राइम नंबर है, ये एक स्क्वायर का जो है ना फैक्टर सिर्फ तभी होगा जब ये उस इक्वेशन में 2 दफ़ा पड़ा होगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो वो भी अगर 2 टाइम्स एटलीस्ट हमें चाहिए, ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इस कंडीशन के मुताबिक जो p² है ना therefore p² should be in the form of 4p-square के राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में बारे में जो हमने यूज़ किया था कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसके पास भी 2 का फैक्टर होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर इस वाली साइड में भी 2 का फैक्टर पड़ा होना चाहिए। तो ये वाली साइड 2 का फैक्टर कब होगी, जब ये वाला प्राइम नंबर एटलीस्ट यहाँ पर 2 टाइम्स पड़ा होगा। तो इसका मतलब ये जो q² है शुड ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ 4q- का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2p-² तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो q² है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4q-² के। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे भी सेम 2 के फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p-² इज़ इक्वल टू 2q-²। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, मैं इसको यहाँ साइड पर दोबारा लिखती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 2q² इज़ इक्वल टू p², और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2q² इज़ इक्वल टू 4p-²।
अब अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है हमारे पास, तो हम इस वाले टू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4p डैश का स्क्वायर। तो अगर आप जी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, पी स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, 4 का अंडर रूट होता है 2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी डैश। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, हमने इक्वेशन नंबर 3 ये रही हमारे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p डैश का स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू q डैश का स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है ना p डैश स्क्वायर की, हमने उस जगह पर ये पुट करना है। ये देखें, q स्क्वायर यहाँ पर लिखें, p डैश स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पर ये पुट करनी है 2q डैश का स्क्वायर। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4q डैश का स्क्वायर, दोनों तरफ आपने ले लेना है अंडर रूट, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा q इज इक्वल टू 2q डैश, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्टार और दोनों स्टार्स वाली इक्वेशन है ना, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस थी ना, अब हमने इनको डिवाइड करना है। अगर हम इसको मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो आपके पास देखें क्या फॉर्म आ गई है। अब ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना, इसने तो हमारी जो पहले वाली स्टेटमेंट थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर लास्ट वाले पेज पे हमने ये बात सपोज की थी कि जो p बाई क्यू है ना वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, और लोएस्ट फॉर्म में अगर कोई चीज़ होती है तो उसकी तो कटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म आई है उसके अकॉर्डिंगली तो 2 और 2 को कट जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है और यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है, और इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू सपोज की थी कि p बाई क्यू जो है वो हमारी लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब एक रेशनल नंबर है, वो यहाँ पर बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई है, ठीक है। हमारे हाइपोथेसिस को उसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, इसका मतलब अंडर जो हमने चीज़ सपोज की थी वो गलत प्रूफ हुई है। तो इसका मतलब जो अंडर रूट 2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने जो हाइपोथेसिस लिया था, हमने ये हाइपोथेसिस लिया था ना कि p बाई क्यू जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये चीज़ गलत साबित हो गई है, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। इस वजह से हमारी ये चीज़ जो है प्रूफ हो गई है कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, आप इसको प्रूफ करें। इसी तरह अंडर रूट 5 का भी आपको आ सकता है कि आप इसको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करें। तो सेम इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है उसके लिए सबसे पहले हम लोगों की छोटी सी चीज़ समझनी है, जो है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स को इस साइन से पहचाना जाता है, एक ऐसा फंक्शन जो a क्रॉस a से इनटू हो a में, मतलब अ फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a इनटू a, वो फंक्शन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन को ना रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है ना, ये किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट को एक नया एलिमेंट जो है ना वो असाइन कर देता है, और वो एलिमेंट भी ए का ही पार्ट होता है। अब मैं इसको आपको इजी से वर्ड्स में समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी, और ये जो ए बी है ना ये दोनों ए के एलिमेंट्स हैं। तो जब इस पर फंक्शन अप्लाई होता है तो ये क्या करता है, जो बाइनरी ऑपरेटर है वो इस पेयर ऑफ एलिमेंट को ना एक सिंपल नंबर असाइन कर देगा, फॉर एग्जाम्पल सी। लेकिन ये जो सी होगा ना ये भी ए का ही एलिमेंट होगा। ये सिंपल सी आपकी एग्जांपल थी बाइनरी ऑपरेशन की। अब जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होती है ना बाइनरी ऑपरेशंस की, वो रियल नंबर्स में होती है, ठीक है। ये छोटा सा एक पॉइंट है जो कि आगे भी आपके यूज़ होगा कि जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है वो 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं, रियल नंबर में यूज़ होते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। इसी तरह जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो भी 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, और वो उन सेट्स पर अप्लाई होते हैं जो कि सेम सेट का पार्ट हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए बी जो है वो यू के मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, तो यूनियन और इंटरसेक्शन इन्हीं दोनों पर अप्लाई होगा। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स।
जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट लॉ आता है वो है एडिशन लॉ। अब एडिशन लॉ की आगे से काफ़ी कैटेगरीज आएंगी, जिसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आती है क्लोजर लॉ की। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ करने से पहले ना सबसे पहले आपको इन सिंबल्स का पता होना चाहिए। जो ये सिंबल होता है ये यूज़ होता है फॉर ऑल के लिए, और ये सिंबल जो होता है इसको हम पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ, और इसको ये किस चीज़ को डिनोट करता है, देयर एग्जिस्ट को। अब फॉर फर्स्ट लॉ है हमारे पास क्लोजर लॉ, वो हमें ये कहता है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से पढ़ते हैं कि फॉर ऑल ए बी, मतलब ए बी जो है वो दो एलिमेंट्स हैं रियल नंबर के। क्लियर लॉ क्या कहता है कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर में शामिल होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए मेरे पास 2 है और बी मेरे पास 3 है, तो जब मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आता है 5, और वो रियल नंबर्स का एलिमेंट है। अब उसके पास हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी जो कि रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, एसोसिएटिव लॉ ये है कि ए प्लस बी प्लस सी, आपने इसमें ब्रैकेट का डिफरेंस देखना है, और इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि पहले हम लोग ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जांपल आप देख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब नंबर्स हैं यहाँ पर 5 3 को मैंने सॉल्व किया, आ गया 8। उसके बाद हमने ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को प्लस किया, हमारे पास आ गया 10। दूसरी जो राइट हैंड साइड थी उसमें ताकि पहले आपने ए प्लस बी को प्लस करना है, तो ए प्लस बी को जब हमने प्लस किया 2 + 5 वो आ गया 7। उसके बाद जब हमने उसमें 3 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10। इसके बाद हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए एक ही आइडेंटिटी होती है, वो है ज़ीरो। आइडेंटिटी वो होती है कि जब हम किसी भी एलिमेंट में उसको प्लस करें तो हमारे पास वही आंसर आए, तो ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं 2 में 0 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास 2 ही आता है, या ऐसा मिरर काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वो रियल नंबर होता है जो कि हमारे जब हम उसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करते हैं ना तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आता है। और हर किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल ए है, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -a। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 2 तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2। तो जब हम 2 में -2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। इसका मतलब किसी भी नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो उसका नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव ऑफ डैट एलिमेंट होता है। उसके बाद हमारे पास एडिशन का लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल है। इसका सिंपल यही मतलब है कि 2 + 3 जो है वो 3 + 2 के ही इक्वल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉज। मल्टीप्लिकेटिव लॉज में पहला क्लियर लॉ है, वो ये कहता है कि जब हम ए और बी फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स हैं रियल नंबर के, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रियल नंबर में से ही आता है। फॉर एग्जांपल 2 और 3 की ही आप एग्जांपल ले लें, जब आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आता है और वो रियल नंबर का ही एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ आ जाएगा, सिमिलर टू एडिटिव लॉ है, बस सिंपल इतना है कि वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो जितने भी रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए एक ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो है 1। जो हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है। ये भी ऐसा मिरर काम करता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स के जितने भी एलिमेंट हैं, बट इसकी एक कंडीशन है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसमें ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये जो ए इन्वर्स होता है ना, ये असल में 1/a होता है। तो ए को जब हम ऑब्वियसली 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 1 आंसर आता है, क्योंकि ए को जब आप 1/a से क्रॉस करेंगे तो वो 1 आंसर आएगा। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसी भी नंबर के लिए वो 1/a होता है। अब हमने ये क्यों कहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। हम लोगों ने ये इन्फिनिटी पे चला जाता है, हमारे पास ये नंबर अभी डिफाइन ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ भी यही कहता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि चाहे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉस। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। ये हमें ये कहता है कि आपके पास नंबर है ए बी सी जो कि रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ हमें ये कह रहा है कि जब हम ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी करेंगे तो हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी आएगा। सिमिलरली जब आप ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए सी प्लस बी सी आएगा।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जितने भी हैं ये आपको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर में आ सकती हैं और इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सिंपल रिफ्लेक्शन को कहते हैं और वो सिंपल है कि फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर के लिए ए इज़ इक्वल टू ए है। 2 इज़ इक्वल टू 2 अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। उसके बाद हमारे पास आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए इज़ इक्वल टू बी है और बी इज़ इक्वल टू ए है। इसी तरह जब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है वो आपको ये कहती है कि अगर ए इज़ इक्वल टू बी है और b इज़ इक्वल टू सी है तो ये इम्प्लाई करता है कि a इन रिटर्न c के इक्वल होगा। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर a b के इक्वल है ना तो अगर हम a के अंदर भी c प्लस करें और b के अंदर भी c प्लस करें तो वो दोनों इक्वल होंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी ये कहती है कि अगर a इज़ इक्वल टू b है और मैं a के साथ भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ और b के साथ भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आंसर सेम आएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो सिंपल ये कहती है कि अगर मेरे पास है a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी तो a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी तो c और c कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू बी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि अगर a c इज़ इक्वल टू बी सी है तो c c कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू बी। और इसमें आपके पास कंडीशन यही है कि c 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ गई हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है हमारे पास सबसे पहले फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर ईदर या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए स्मॉलर देन बी होगा या ए इज़ इक्वल टू बी होगा। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी यही है कि फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर है अगर ए बी से बड़ा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। सिंबल को हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका ये मतलब है कि इन रिटर्न ए सी से बड़ा होगा। और इसी तरह हम ग्रेटर को रिप्लेस कर देंगे स्मॉलर के साइन से तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी भी ये कहती है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अगर मैं ए में भी सी प्लस कर दूँ और बी में भी सी प्लस कर दूँ तो ए वाली साइड जो है वो ग्रेटर ही रहेगी। सिमिलरली आप ग्रेटर वाले साइन को लेस देन से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी इसका जो बी पार्ट है वो ये है कि अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो अगर हम ए में सी को प्लस कर दें और बी में डी को प्लस कर दें तो ए प्लस सी वाली साइड जो है वो हमारे पास ग्रेटर ही रहेगी। इसी तरह हमारे पास लेस देन वाली साइड है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ आ जाती है हमारे पास। वो भी हमें यही कहती है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो वो ये इम्प्लाई करता है कि ए सी बी सी से ग्रेटर होगा और इसी तरह आप ग्रेटर वाले साइन को लेस देन से रिप्लेस कर देंगे। फॉर ऑल ए अच्छा इस पर कंडीशन थी कि सी 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर है और सी लेस देन 0 है इसका मतलब नेगेटिव नंबर है। सी लेस देन 0 का मतलब है फॉर एग्जांपल सी की वैल्यू -3 भी हो सकती है। नेगेटिव में वैल्यूज चलेंगी 0 से छोटी। तो क्या होता है कि जब ए ग्रेटर देन बी होता है ना और आप इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर ए सी स्मॉलर देन बी सी आएगा क्योंकि नेगेटिव में बड़ी वैल्यूज़ जो होती हैं वो छोटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल -5 लेस देन है -3 से। हालांकि पॉजिटिव वाले में जो 5 होता है वो 3 से बड़ा होता है लेकिन नेगेटिव वाली में ऑपोजिट चला जाता है। नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है। उसके बाद आपके पास ये थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ आर और ए बी सी डी चारों पॉजिटिव नंबर्स है। अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो ए मल्टीप्लाई बाय सी शुड बी ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाय डी। और इसी तरह आप यहाँ पर ग्रेटर वाले साइन को लेस देन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब कोई भी सेट जो कि ऑल एडिशन मल्टीप्लिकेशन लॉज और एडिशन मल्टीप्लिकेशन लॉज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रोसेस करेगा मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है इन तीनों चीज़ों को तो हम उस सेट को क्या कहते हैं फील्ड। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और है कि माइनस ए मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे गिवन सेट्स है ना इसमें से कौन क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस हमारे पास है सेट 0। इसको चेक करने के लिए कि इसके ऊपर क्लियर प्रॉपर्टी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रही है कि नहीं आपने सिंपल ये करना है कि 0 को जब हम 0 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0।
और वो इसी सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब ये एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आया, इसका मतलब कि ये सेट भी क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास है अगला सेट हमारा 1। ये सेट जो है ये क्लोज्ड है कि नहीं एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में, आपने सिंपल यही करना है कि 1 को 1 में प्लस किया, आप देख सकते हैं कि 2 आया, और जो 2 सेट है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज्ड नहीं है। हमारे पास अब हम मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है और वो सेट इस सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब ये सेट जो है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास अब जो दूसरा सेट आ रहा है उसके एलिमेंट्स हैं 0 और -1। अब आपके पास एक छोटी सी नई चीज़ है, हमने करना सिर्फ इतना है कि ये फर्स्ट रो में हमने लिखना है प्लस का साइन डालना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है 0 और यहाँ पर लिखना है -1 जो इस दोनों सेट के एलिमेंट है। इसी तरह इस वाले कॉलम में भी हमने 0 और -1 लिखना है। अब करना इन दोनों चीज़ों को भी आप भूल जाएं, आपने सिर्फ इस वाली रो में 0 और -1 लिखना है और इसी तरह इस कॉलम में 0 और -1 लिखना है। अब जब हम 0 और 0 को प्लस करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है 0। जब हम 0 और 0 को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0। इसी तरह जब हम 0 को -1 में प्लस करेंगे हमारे पास आएगा -1। अब हम सिमिलरली -1 के साथ करेंगे, -1 और 0 को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास -1 आएगा, और -1 को जब हम -1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा -2। अब ये सेट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है क्योंकि इन चारों एलिमेंट्स में से एक हमारे पास एलिमेंट आया -2 जो कि इस सेट को बिलोंग ही नहीं करता, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अब हम मल्टीप्लिकेशन का चेक करेंगे तो जहाँ पर हमने ऊपर प्लस लगाया था वहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई डॉट का साइन डालेंगे, 0 और -1 हमने लिख दिए, उसके बाद हमने 0 और -1 अपने इस कॉलम में भी लिख दिए। जब आप 0 और 0 को, ये जो बॉक्स है ना ये हमारे आंसर्स हैं, जब आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है 0। इसी तरह जब आप 0 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 0। जब आप -1 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। जब आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता होगा कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो ये +1 आ गया, और 1 जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये सेट भी ओवर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं है। अब हमारे पास सेट आ जाते हैं 1 और -1। 1 और -1 लिखा, यहाँ पे भी 1 और -1 लिखा। जब आप 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1। इसी तरह जब आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा -1। जब आप -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। इसका मतलब ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्योंकि 1 -1 ही इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब हम इसको एडिशन के ऊपर चेक कर लेते हैं कि ये क्लोज्ड है कि नहीं है। जब आप 1 को 1 में प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 2, 1 को -1 में प्लस करेंगे आंसर आएगा 0, -1 और 1 को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, -1 और -1 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। -2 और 2 हमारे सेट को बिलोंग ही नहीं करते, इसका मतलब ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। सिंपल है, 9 + 4 = 4 + 9। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, a + b = b + a, और उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी फॉर्म ये वाली है, a + b + c = a + b + c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ हुई है। 100 + 0 = 100। हमने पढ़ा है कि 0 जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा 100 × 1 हमें पता है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया 100 किया, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। इसी तरह यहाँ पर 4.1 + -4.1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आता है, 4 + -4, किसी नंबर में उसका नेगेटिव प्लस किया तो आंसर 0 आया, ये एडिटिव इन्वर्स है। a - a = 0, ये भी एडिटिव इन्वर्स है। √2 × √5 ऑपोजिट इसका, ये कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब a × b - c, उससे आपके पास ये आंसर आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह ये वाले क्वेश्चन में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। जब यहाँ से मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जब यहाँ से होता है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। उसके बाद यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि यूज़ हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ हुई है। अब नेम द प्रॉपर्टीज़।
अब हमने नेम करना है कि इन वाले क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। अब आप देखें कि -3 इज़ लेस देन -2 इम्प्लाई कर रहा है कि 0 लेस देन 1 आ रहा है। तो -3 को 0 में कैसे चेंज किया जा सकता है, जब हम दोनों साइड्स पे +3। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि इसके दोनों साइड्स पे ना ऑपरेशंस यहाँ और यहाँ सेम अप्लाई होंगे। -3 0 में कैसे चेंज हो सकता है, जब हम -3 में +3 को ऐड करेंगे तो ही 0 आता है। तो आपने इस साइड पे भी +3 को ऐड करना है। देखें 0 लेस देन 1 आई है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है -5 लेस देन -24, जो कि इम्प्लाई करे 20 ग्रेटर देन 16। -5 को किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। -5 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह आपने -4 को भी -4 से मल्टीप्लाई करना है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, कि चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने 1 को चेंज किया -3 में और -1 को चेंज किया -5 में। 1 में जब हम -4 ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास -3 आता है। तो दोनों तरफ -4 ऐड कर देना है, हमने ऐड किया है तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि a इज़ स्मॉलर देन 0, जो कि इम्प्लाई करे -a ग्रेटर देन 0। यहाँ पे दोनों साइड्स पे a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -1 आएगा, -1 से। तो ये हमारे पास -1 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। और एक बात याद रखना है कि जब भी हम माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी में स्पेशली, तो जो इनइक्वालिटी होती है ना, उसका साइन रिवर्स हो जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a इज़ ग्रेटर देन b, जो कि इम्प्लाई कर रहा है 1/a लेस देन 1/b। आप सिंपल देख सकते हैं कि ये a का इन्वर्स है, इसका मतलब दोनों साइड पे इन्वर्स लिया गया है। तो हमारे पास ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन है a इज़ ग्रेटर देन, और एक बात और, a ग्रेटर देन b था ना, जब आपने इसको इन्वर्स किया तो आपका ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है a इज़ ग्रेटर देन b, यहाँ पे इसका एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ की गई है। तो आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। उसके बाद हमारे पास है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स। अब हमने इस क्वेश्चन को बहुत छोटे छोटे माइनर स्टेप्स लेके ना हमने सॉल्व करना है। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। अब आपके पास सबसे पहले हमने लेनी है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है a डिवाइडेड बाय c और b डिवाइडेड बाय c। अब आप लोग देखें कि हम लोग ये a बाय c को इस तरीके से लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय c। और इसी तरह हम b बाय c को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, b मल्टीप्लाई बाय 1 बाय c। a को 1 से मल्टीप्लाई करो a ही आता है, और b को 1 से मल्टीप्लाई करो b ही आता है। उसके बाद c को आप कॉमन ले लें, यहाँ पर a प्लस b आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी ओवर सी ही आता है, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये रूल आपने याद रखना है कि हम a बाय सी को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी डिवाइडेड बाय d। हमने इसका ये आंसर लेकर आना है। सेम बात हम a डिवाइडेड बाय b को इस तरीके से लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय d डॉट 1, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आती है। तो मैंने इन दोनों टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब ये जो a, इस 1 को रीप्लेस करके मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ d डिवाइडेड बाई d, और इसको मैंने रीप्लेस करके लिखा है b डिवाइडेड बाई b। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर d और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई क्यों किया। हमने सिंपल एक चीज़ देखनी है कि जब हम b और d का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, जब हम b और d का एलसीएम लेंगे ना, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, b और d को मल्टीप्लाई करो bd। इस क्वेश्चन में छोटा सा हिंट ही आपके पास यही है कि आपको यहाँ पर भी नीचे bd लेकर आना है और यहाँ पर भी नीचे bd लेकर आना है। अब इस वाले क्वेश्चन में bd किस तरह आ सकता है, जब आप b को d से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए मैंने 1 को रिप्लेस करके लिखा है d मल्टीप्लाई बाय 1 बाई d, और d को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो db या bd बनता। इस वजह से मैंने इस 1 को रिप्लेस कर दिया है b डॉट 1 बाय b से, क्योंकि हम 1 को रिप्लेस करके b डिवाइडेड बाय b लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कैंसिल होकर 1 ही आना है। हमने लिख दिया। अब हमने सिंपल क्या करना है कि d डॉट 1 d ही होता है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आपने a को d से मल्टीप्लाई किया, ad आ गया, b को d से मल्टीप्लाई किया, bd आ गया। इसी तरह c को b से मल्टीप्लाई किया और d को b से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपके पास ये चीज़ आ गई। मैंने सारी प्रॉपर्टी साथ साथ मेंशन किया कि हमने कौन सी यूज़ की है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे मैंने डी बी को किसके इक्वल कर दिया, बी डी के, और सी बी को किसके इक्वल किया, बी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही काम जो हमने ऊपर किया था, डॉट वन जो हमने अलहदा किया था, हमने क्या करना है, ए डी को हमने लिख देना है डॉट वन बाई बी डी, और बी सी को हमने लिख देना है बी सी मल्टीप्लाई बाय वन बाई बी डी, मतलब कि जो डिवाइजेड वाली चीज़ है ना, हमने इसको सेपरेट करना है। ठीक है, अब हमने फिर से वन बाई बी डी को कॉमन ले लिया, ये दोनों एक साथ प्लस कर दी, इसको वन से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, -7/12 -5/18 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। सेम काम आप लोगों ने करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे नहीं करना, 12 और 18 का आपने ले लेना है एलसीएम, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 9 ऐसे ही आ गया, 3 1 ज़ा और 3 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 36 आपका एलसीएम है। इसका मतलब आपको यहाँ पर भी 36, अच्छा आप देखें -7/12 है यहाँ पर हमारे पास। हम 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 36 आ जाए। हम जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास 36 आता है, और 18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास 36 आता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड किया है, और 18 को यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड किया। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, क्योंकि 2 को जब हम 2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो इस वजह से मैंने 1 की जगह पर ये चीज़ लिखी है। सेम काम यहाँ पे करना है, 3 1 ज़ा 3, ये वाला 3 यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, ये वाला 2 यहाँ पर। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -21 आ गया, 5 को 2 से किया 10 आ गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36। सेम काम हमने यहाँ पे करना है, हमने इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इस 1/36 को हमने सेपरेट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि हम ए बाई बी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय 1/b। अब यहाँ पे सेम काम 1/36 को आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। -21 और -10 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर आ गया जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हमने बेसिक मसला क्या है कि हमने यहाँ पर यूज़ ही प्रॉपर्टीज़ करनी है, और प्रॉपर्टीज़ को हमने डिफ़ाइन करना है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम काम करना है कि जो 1/4 है इसको आप सेपरेट कर दें, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि ए डिवाइडेड बाई बी को हम 1/b डॉट ए करके लिख सकते हैं। लिख दिया। अब आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और 1/4 को 16 से मल्टीप्लाई किया। 4 और 4 से कैंसिल होने का सिंपल मतलब ये, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ हुआ है, इसलिए 4 से कैंसिल हुआ, 1.4x आ गया। 4 1 ज़ा 4, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 + 1/5, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। सेम काम यहाँ पे करना है, इस वाली टर्म को हमने मल्टीप्लाई बाय 1 करके लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। सेम हमने क्या करना है यहाँ पे, अब मैंने इसको क्यों 20.1/20 मतलब इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिप्लेस किया, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। हमने बेसिकली एलसीएम का देखना है, ठीक है। 4 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो आपके पास 20 आएगा, और 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इसलिए मैंने यहाँ पर हमारे 1 को 20.1/20 से रिप्लेस किया। सेम काम करना, ऊपर वाली टर्म को 20 से अलहदा मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली को 20 से अलहदा मल्टीप्लाई करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 20 और 1/5 मल्टीप्लाई बाई 20। सिमिलरली नीचे हमने 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, और 1/5 को भी हमने 20 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन है। अब 20 को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं 4.5, क्योंकि 4 5 ज़ाई 20 होता है। तो 1/4 के साथ आपने 4 वाली टर्म को लिखना है, ठीक है। आपने 4.5 और यहाँ पर 5.4 लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 वाली टर्म थी इसको 1/4 के साथ ब्रैकेट में कर देंगे, और 1/5 को हम 5 के साथ ब्रैकेट में कर देंगे। क्यों? क्योंकि a.1/a हमारे पास 1 आता है। इसी तरह ये कैंसिल आउट कर लेंगे, या हम कह सकते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया। हमारे पास 1.5 + 1.4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1.5 - 1.4 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आता है। 5 + 4 और 5 - 4 आपके पास आ गया। सॉल्व करेंगे, हमारे पास 9 आंसर आ गया है। सेम ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। हम डॉट मल्टीप्लाई बाय 1 करके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बी और डी का एलसीएम बी डी होता है, इसीलिए आपने 1 को बी डी मल्टीप्लाई बाय 1/BD से रिप्लेस किया।
उसके बाद हमने क्या करना है कि ऊपर वाली टर्म को भी बी डी से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली टर्म को भी बी डी से मल्टीप्लाई करना है। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ए बाय बी को भी बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे और सी बाय डी को भी हम बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली टर्म में भी ए बाय बी को बी डी से मल्टीप्लाई किया और सी बाय डी को भी बी डी से मल्टीप्लाई किया। अब हमने यहाँ पर इसी तरह बी डी को ओपन करके लिखना है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। अब इस बी को आपने 1/b के साथ पेयर बनाना है और ये जो d है ना, इसको आप कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करके यहाँ पर ले आएंगे, d का 1/d के साथ बन जाएगा, क्योंकि इन पे फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। तो ये b डॉट 1/b आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब a को d से मल्टीप्लाई करेंगे ad प्लस c को b से मल्टीप्लाई करेंगे bc। सिमिलरली ये वाली चीज़ आ गई, हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसी क्वेश्चन में भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हमने 1 करके लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ए और बी का एलसीएम ए बी ही होता है, ए बी डॉट 1/ab वही पैटर्न है जो पिछले सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पर अब ऊपर वाली टर्म को भी ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को भी ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ए बी 1/a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 1/b से भी ए बी मल्टीप्लाई होगा। नीचे भी सेम 1 a/b से मल्टीप्लाई हुआ ए बी, 1/a और 1/b यहाँ पर अब ए बी से मल्टीप्लाई होंगे। क्या करना है, 1/a को a के साथ लिखा, ठीक है, और 1/b को b के साथ लिखा। नीचे भी हमने सेम काम करना है, 1/a को a के साथ, 1/b को b के साथ। इसको यूज़ करके आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ करेंगे। इससे भी 1 आ जाएगा, इससे भी 1 आ जाएगा, इससे भी 1 आ जाएगा और इससे भी 1 आ जाएगा। 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे b, 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, और उसके बाद हम ए बी को, जाहिर बात है ये दोनों चीज़ें भी 1 हो गई, तो हमारे पास आ गया ए बी -1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये था फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर था, जिसका ये फर्स्ट चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट किया है। इसी तरह आपको आगे इंशाल्लाह बाकी सारे चैप्टर्स की बाकी सारी एक्सरसाइजेज और उनकी थ्योरी इसी तरह एक्सप्लेन मिलेगी। एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।